अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी जमशेद साहब की कहानी है और ये कहानी 1988-89 की कहानी है। और ये बताते हैं कि ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में मैंने एक सिक्योरिटी इदारे में रिसेंटली ही ज्वाइन किया था। मेरी पहले ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होने के बाद मुझे डिप्लॉय किया गया। जाहिर सी बात है, जिस गांव से मेरा ताल्लुक था उस गांव के अलावा दूसरे शहर में या दूसरे गांव में मुझे डिप्लॉय किया जाता था। अब ये जो सरकारी नौकरी होती है, इसकी आपने सारी की सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना होता है। और जबकि आप शुरू शुरू में किसी भी इदारे को ज्वाइन किया करते हैं तो आपके इख्तियार में अपना ट्रांसफ़र करवाना नहीं हुआ करता। तो वैसे ही मुझे उस दौर में एक गांव के पास या गांव के अंदर डिप्लॉय किया गया। और ये जो गांव था ये बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब मौजूद था। अक्सर ऐसा होता था कि मुझे ड्यूटी आवर्स अंजाम देते देते रात के कभी 8 कभी 9 बज जाया करते थे। अब रूटीन ये थी कि जब मैं फ्री होता तो फ्री होने के बाद जो मेरे ऑफिसर थे उनके फ्री होने का इंतज़ार किया करता। जैसे ही मेरे ऑफिसर फ्री होते मैं उनको इस सरकारी गाड़ी में उनके घर छोड़ता और उनको घर छोड़ने के बाद गाड़ी लेके अपनी उस जगह पे आ जाता जहाँ पे मुझे रिहाइश मिली हुई थी। ये जो गांव था, क्योंकि ये एक सहरा या बॉर्डर के पास मौजूद था, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। और आमतौर पे गर्मियों के सीज़न में या जून जुलाई में यहाँ पे क़यामत खेज़ गर्मी पड़ा करती थी। खैर, बात कुछ इस तरह से कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो मेरे अफसर थे उनको फ्री होते होते रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया। ये बहुत ज़्यादा टाइम था। और अगर आप उस दौर की स्पेसिफिकली गांव की और बॉर्डर की बात करें तो रात के 12-1 बजे उनको छोड़ना और उनको छोड़ने के बाद वापस अपनी जगह पे आना, ये एक सवालिया निशान था। लेकिन जाहिर सी बात है, नई नई जॉब थी और वो मेरे अफसर थे, उनको मैं मना भी नहीं कर सकता था। मैंने उनको ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद जब मैंने गाड़ी को घुमाया और जब मेरा रुख अपने घर या अपनी रिहाइश गाह की तरफ था तो मुकम्मल तौर पे सुनसान वीरान ये एक कच्ची सड़क थी। दोनों अतराफ में सहरा ही सहरा रेगिस्तान मौजूद था और ताहद्दे निगाह ना ही कोई मौजूद था, ना ही किसी भी किस्म की रोशनी हुआ करती थी। अभी जबकि मुझे चलते हुए 5 या 7 मिनट बमुश्किल गुजरे होंगे, मुझे ऐसा लगा ये जो कच्ची पक्की सड़क है इसके दरमियान में आगे की तरफ कोई चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कोई मुसाफिर हो, कोई परेशान आदमी या औरत हो जो रास्ता भूल जाने की वजह से या ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से पैदल अपने गांव की तरफ का सफ़र कर रहा हो। जो हमारे अफसरान थे वो हमें कहा करते थे कि रात के औकात में आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है, क्योंकि आमतौर पे चोर डकैत या इस तरह के जो भी दुश्मन होते हैं वो रात को मुख्तलिफ औरतों के ज़रिए या बहानों से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया करते हैं। अब मैं अपने तौर पे विजिलेंट था, मेरे पास गन भी मौजूद थी और मैं तैयार था कि अगर कोई इस तरह का मामला हुआ तो मैं बहुत सख्ती के साथ पेश आऊँगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैं उस वजूद के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचा तो बाज़ाहिर देखने से वो एक लड़की लग रही थी जो कि 19 या 20 साल की लड़की थी। उसने अपने सर के ऊपर एक पोटली नुमा चीज़ रखी हुई थी। जैसे कि आमतौर पे गांव की औरतें जब सफ़र किया करती हैं तो जो भी सामान उनके पास मौजूद होता है उसको वो सर के ऊपर रखने के बाद दोनों हाथों से पकड़ लिया करती हैं। बिल्कुल वैसे ही अंदाज था और ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में कोई मुसाफिर है या फिर ये स्टेशन की तरफ या फिर बस स्टॉप की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। आप यकीन करें कि जब मैं उस लड़की के एग्जैक्टली 6 या 7 फीट के फासले पे पहुंचा तो मैंने अपनी गाड़ी के हॉर्न के ज़रिए उस लड़की को साइड में करने का इशारा दिया। लेकिन बावजूद इसके कि मैं हॉर्न बजा रहा था वो लड़की ज़रा सा भी ना ही इधर होती थी ना ही उधर होती थी। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की रास्ता देना ही नहीं चाहती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बहरा या गूंगा इस तरह का आदमी या औरत हमारे सामने आ जाए तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये शायद बहरा है, इसी वजह से इसको सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा अब तक यही गुमान था कि या तो ये बहरी है या फिर शायद ये जानबूझ के मुझे जगह नहीं देना चाहती। खैर, मैंने एक बार फिर बहुत ज़्यादा अपनी जीप को करीब ले जाके जब हॉर्न बजाया तो उस लड़की ने एकदम से पीछे की तरफ पलटना शुरू किया। अब जैसे ही उस लड़की ने अपने चेहरे को पीछे की तरफ करना शुरू किया तो आप यकीन करें जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा मंज़र अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। ये जो लड़की थी इसका चेहरा कुछ इस तरह का चेहरा था। एक तो एक लंबा सा पतला सा चेहरा था, ऐसा लग रहा था कि इसके चेहरे को बाकायदा खींच के लंबा कर दिया गया हो। हैरान कुन बात यह थी कि इस लड़की की जो आंखें थीं, आप कह सकते हैं कि आंखें ही मौजूद नहीं थीं
और ऐसा लग रहा था जैसे आँखों की जगह पे घड़े मौजूद हैं या आँखों को निकाल के अलग कर दिया गया है। इसके पूरे चेहरे पे जगह जगह खून लगा हुआ था और ख़ास तौर पे जो इसका दांत वाला हिस्सा था, ऐसा लग रहा था इसके दांत नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़े दांत हैं और इस कदर बड़े दांत हैं कि बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यकीन करें, ये वो मंज़र था जो कि मेरी ज़िंदगी का न सिर्फ खौफनाक तरीन मंज़र था, बल्कि मैंने जैसे तैसे अपने असाब पे काबू रखा। अपनी जीप को जिस रफ्तार के साथ मैं बैक कर सकता था, मैंने बैक करना शुरू किया और उसके बाद उसको क्रॉस करता हुआ मैंने अपनी जीप को जिस कदर तेज़ी के साथ भगाया, इससे पहले शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी को नहीं चलाया होगा। अल्लाह जानता है कि मैं जैसे तैसे जब उस जगह पहुंचा जहां पे मेरी रिहाइश मौजूद थी, तो वहां पहुंचने पे मुझे शदीद बुखार का एहसास हो रहा था। और ऐसा ही है कि मैं तकरीबन 1 हफ्ते तक ना सिर्फ बीमार रहा, बल्कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि मैं जाके अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकूं। ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरा ख़्याल है कि 2009-2010 चल रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि रमज़ान के दिन चल रहे थे। आम तौर पे मेरी कोशिश होती है कि जो रमज़ान के दिन होते हैं उनमें रोज़े के बाद किसी भी शॉप पे या किसी भी जगह पे सेल्स का काम करूँ। उससे ये होता है कि आपके कुछ पैसे बन जाते हैं और इन पैसों से आपकी ईदी खर्चे में आसानी हो जाती है। वैसे ही वाटर पूल के ऊपर एक शूज़ की शॉप थी, मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। अब शुरू के जो रमज़ान थे उनमें आमतौर पे 1 या 1:30 बजे तक छुट्टी हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे थे तो ये जो टाइम था ये बढ़ता चला जा रहा था और कभी कभी तो ऐसा होता कि 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे हमारी छुट्टी होती। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। सर्दियाँ चल रही थी और फजर की अजान पौने 6 बजे तक हुआ करती थी। खैर, जब मैं वाटर पम्प से निकला तो वाटर पम्प से निकल के, अगर आप लोग जानते हो कि एक बहुत बड़ा सा पैलेस हुआ करता था जिसे रेहाना पैलेस के नाम से जाना जाता था। अगर आपने समनाबाद की तरफ आना है तो आप रेहाना पैलेस से लेडीज़ पार्क वाली गली में आते हैं और वहाँ से फिर एक ग्राउंड मौजूद है, उस ग्राउंड को क्रॉस करें तो क्रॉस करने के बाद समनाबाद शुरू हो जाया करता है। खैर, जैसे ही मैंने रेहाना पैलेस वाली गली से अंदर की तरफ मुड़ने के बाद लेडीज़ पार्क की तरफ चलना शुरू किया तो शुरू में मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई मुसलसल मुझे फॉलो कर रहा है। खैर, मैंने जब मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मैं कदम रखता हूँ मेरे साथ साथ कोई और भी है जो मुसलसल कदम रख रहा है। इसी तरह मैं आगे चलता चला गया और जैसे ही मैं स्पेसिफिकली उस गवर्नमेंट कॉलेज के सामने पहुंचा, जिस कॉलेज के सामने या जिस गली में लेडीज़ पार्क मौजूद था, तो मुझे ऐसा लगा कि लेफ़्ट साइड पे जो दीवार मौजूद है उस दीवार के ऊपर या तो कोई बैठा हुआ है या फिर कुछ सफ़ेद सी चीज़ है जो नज़र आ रही है। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उस तरफ देख सकूं, मैं पहचान सकूं कि कौन है जो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि मैं वहाँ पे देख सकूं। इसी दौरानिए में जबकि मैं आगे बढ़ रहा था तो जो भी चीज़ वहाँ पे मौजूद थी, ऐसा लगा उसने एकदम से नीचे जंप मारी है। और जैसे ही किसी चीज़ ने नीचे जंप मारी और जब मैंने पलट के लेफ़्ट साइड पे देखा तो एक अजीब सी मखलूक थी जो मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे 4-4.5 फीट का कोई छोटा सा आदमी है जो कि शायद बोने नुमा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका जो चेहरा था वो किसी बंदर की तरह था, और न सिर्फ चेहरा बंदर की तरह था बल्कि ऐसा लग रहा था उसके पीछे कोई दुमनुमा चीज़ मौजूद है। अब जैसे ही मैंने इस मखलूक को देखा तो उसने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारा और कहने लगा कि यहाँ से कहाँ जा रहे हो। अब जैसे ही उसने मेरा नाम लिया और इस तरह से बोला तो मैंने ना सिर्फ वहाँ से भागना शुरू कर दिया, बल्कि जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैं मुसलसल उनकी तिलावत करता रहा।
जैसे तैसे करके अल्लाह अल्लाह करके मैंने जो स्ट्रीट थी इसको क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद जो बहुत बड़ा सा ग्राउंड मौजूद था वहाँ से भी जैसे तैसे भागता हुआ अपने घर पहुँचा। मुझे अपने घर के गेट तक मुसलसल मेरा नाम लेने की आवाज़ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मुसलसल पुकारता चला जा रहा है। इसी तरह जो मेरा सीनियर था, जिसे आप सीनियर वेटर भी कह सकते हैं, वो बताया करता था कि जब 2009-2010 में वो नया नया इस रेस्टोरेंट में आया था तो उस वक्त जो यहाँ की मैनेजमेंट थी, ये जो भी स्टाफ था, वो मुकम्मल तौर पे चेंज था। इवन के इस रेस्टोरेंट का जो नाम था वो भी दूसरा नाम था, और वो इस कदर फेमस नाम था कि कराची में जितने भी लोग थे तकरीबन सारे के सारे इसके बारे में जाना करते थे। खैर, जब मैं यहाँ पे आया था तो शुरू में मुझे रिहाइश फराहम नहीं की गई थी, तो मैं यहाँ से जॉब से फ्री होने के बाद यानी 2 या 3 बजे करीबी एक कच्ची आबादी है, वहाँ पे मैंने एक कमरा किराए पे ले लिया था। मैंने क्या, मेरे साथ 2-3 लोग थे, हम तीनों ने मिलके वो कमरा लिया हुआ था। तो जब हम यहाँ से फ्री होते थे तो यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग वहाँ पे जाते थे और जाके सो जाया करते थे। अगले दिन जैसे ही दोपहर के 12 बजते तो हमारी जो भी ड्यूटी थी वो स्टार्ट हो जाती थी। खैर, शुरू में जब हम लोगों ने यहाँ से काम स्टार्ट किया तो कभी 1 बजे, कभी 2 बजे और इवन कभी 3 बजे हम लोग फ्री हुआ करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे जो 2 रूममेट्स थे जो मेरे साथ यहाँ पे काम किया करते थे, इत्तफाक से उनमें से एक गांव गया हुआ था, और जो दूसरा साथी था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब जब उसकी तबीयत ख़राब हुई और एक गांव गया हुआ था तो मैं अकेला ही इस रेस्टोरेंट में मौजूद था, और मेरे ऊपर जो वर्कलोड था वो बहुत ज़्यादा था। खैर, काम करते करते रात के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम हो गया, और फजर होने में तकरीबन 1.5 या 2 घंटे बाकी थे। अब जब मैं यहाँ से फ्री हुआ तो मेरे पास ना ही कोई कन्वेंस मौजूद थी और ना ही मेरा इतना बजट था कि मैं रिक्शे या टैक्सी में अपने कमरे तक जाता। मैंने सोचा कि जब तक सुबह नहीं हो जाती मैं बाहर जाके सीढ़ियों पे बैठ जाता हूँ। जैसे ही फजर की अजान होगी तो जहाँ पे मस्जिद मौजूद है वहाँ जाके नमाज़ पढ़ लूँगा और थोड़ी देर के लिए मस्जिद में आंख लगा लूँगा। खैर, मैं जब सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ था, यानी मेन जो दीवार मौजूद है उसके ऊपर मैं बैठा हुआ था, तो मुसलसल जो मेरी नज़रें थीं वो समंदर की तरफ थीं और दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। मैं अपना जो भी माजी था उसको याद कर रहा था। ये जो भी घर की परेशानियां थी वो मेरे जहन पे सवार थी, और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला ये जो परेशानियां हैं इनको जल्द अज जल्द सॉल्व कर दे। इसी दौरानिए में जब मैं सीढ़ियों की तरफ देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जो साहिल समंदर है वहाँ पे शायद कोई वॉक कर रहा है, और जो वहाँ पे मौजूद है उसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर का बुर्का पहन रखा है। अब हमने बहुत सारी बातें सुन रखी थी कि रात के औकात में उल्टी सीधी औरतें भी यहाँ पे नज़र आती हैं, लेकिन वो जो भी औरतें थीं वो रोड पे या आगे की तरफ मौजूद होती थीं। जहाँ तक समंदर की बात है तो ये जो समंदर था यहाँ पे रात के औकात में लाइट्स का इंतज़ाम नहीं था, तो किसी औरत का अकेले इतनी रात में साहिल पे घूमना, वो भी सफ़ेद कलर का बुर्का पहन के, ये मेरी समझ नहीं आ रहा था। खैर, कुछ देर तक मैं उसको देखता रहा, और कुछ देर के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना उसके पास जाएं, कुछ देर टाइम पास करें, उससे पूछें कि वो इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मेरी जो नीयत थी वो ठीक नहीं थी, और मैं पता नहीं किस वजह से उस औरत की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। हालांकि एक दिल कह रहा था कि मेरा इतनी रात में साहिल की तरफ जाना ठीक नहीं है। बस मैं अपने ही खुमार में, अपनी ही मस्तियों में उसकी तरफ बढ़ रहा था, और जैसे जैसे मैं उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंच रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने न सिर्फ बुर्का पहन रखा है बल्कि उसने नकाब भी लिया हुआ है। जैसे कि आमतौर पे इस तरह के नकाब होते हैं कि आपकी आंखें नज़र आया करती हैं, जबकि आपका जो बाकी जिस्म है वो मुकम्मल तौर पे ढपा हुआ होता है। खैर, जैसे जैसे मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा चमक रही हैं। खैर, जैसे जैसे मैं और मज़ीद करीब पहुंचा
तो अब मुझे लगने लगा कि उसकी जो आंखें हैं वो ऊपर चढ़ी हुई हैं, या फिर उसकी जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। और जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ तो मेरे उस औरत के दरमियान तकरीबन 10 या 12 फीट का फासला मौजूद था। अब जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, या मैंने सोचा कि मैं वापस जहाँ से आया हूँ उस तरफ चला जाता हूँ, तो बाकायदा उस औरत ने मेरा नाम लिया, मेरा नाम लेके मुझे पुकारा। अजीब बात यह थी कि उस औरत ने जिस तरह मेरा नाम लेके मुझे पुकारा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी एक पुरानी दोस्त थी, जिस तरह वो मुझे पुकारा करती थी या जिस तरह वो मेरा नाम लिया करती थी, हूबहू वैसे ही लहजे में, वैसे ही तरीके से उसने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है। अब मैंने चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी जब एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा, तो अब ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने अपने चेहरे पे से वो नकाब हटा दिया है और उसका जो भी हुस्न है वो मेरे सामने आश्कार हो चुका है। सबसे अजीब बात ये थी कि उस औरत का जो चेहरा था वो हूबहू वैसा ही था जैसा कि किसी ज़माने में मेरी उस दोस्त का चेहरा हुआ करता था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दोस्त यहाँ पे वापस आ चुकी है और वो मुझे मेरा नाम लेके पुकार रही है। एक अजीब सी कशिश थी, एक अजीब सी उलझन थी जो मुझे मुसलसल मजबूर कर रही थी कि मैं उसकी तरफ बढ़ता चला जाऊं, जबकि जो मेरा दिमाग था वो कह रहा था इतनी रात में इस वीरान साहिल पे और इस सुनसान जगह पे भला वो वापस कैसे आ सकती है। खैर, इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उसके जो पैर हैं कुछ एक्स्ट्रा न सिर्फ वाइट हैं, बल्कि उसके पैरों पे जो उंगलियां मौजूद हैं वो पीछे की तरफ हैं, जबकि उसकी जो एड़ियां हैं वो आगे की तरफ हैं। अल्लाह जानता है कि मैंने किस तरह से वहाँ से मुड़ के अपने रेस्टोरेंट की तरफ भागना शुरू किया है। और जैसे जैसे मैं रेस्टोरेंट की तरफ भाग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पीछे कोई भागता चला आ रहा है, और ना सिर्फ मेरे पीछे कोई भागता चला आ रहा है, बल्कि कोई बाकायदा मेरा नाम ले लेके मुझे पुकार रहा है। अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे जब मैं उस रेस्टोरेंट के बिल्कुल करीब पहुंचा, या उसके गेट के बिल्कुल सामने पहुंचा, तो जैसे ही मैं उस रेस्टोरेंट के सामने जाके गिरा तो इत्तेफाक से उस रेस्टोरेंट का जो गार्ड था वो किसी काम से बाहर निकल रहा था। जब उसने मुझे इस तरह की हालत में देखा, या इस तरह परेशान देखा, तो एकदम से उसने मुझे संभाला। मुझे उठाने के बाद वो मुझे अपने हमरा लेके जैसे तैसे रेस्टोरेंट के अंदर आया। इसी दौरानिए में मुझे ना सिर्फ शदीद बुखार हो चुका था, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास हो रहा है। एक अजीब सी कपकपी थी जो मेरे ऊपर तारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जो होंठ हैं वो मुसलसल बम्बल कर रहे हैं, या मेरे होंठ मुसलसल कपकपा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही फजर की अजान हुई, उसके बाद जो मेरी तबीयत थी ज़रा बेहतर हुई, और इत्तफाक से जो उस रेस्टोरेंट का अमला था उसके अंदर एक हाफिज़ साहब भी मौजूद थे। उन हाफिज़ साहब ने तकरीबन 10 या 11 दिनों तक मुसलसल मेरे ऊपर दम दुरूद किया। उसके बाद कहीं जाके मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि अगर मैं दोबारा से उस साहिल पे उस जगह गया तो हो सकता है वो मखलूक या वो चुड़ैल दोबारा से मुझे नज़र आएगी।